डिजीज की, लेकिन कोरोना ने हमें बताया, कोरोना ने हमें यह समझाया कि केवल फिजिकल डायमेंशन ही नहीं, अदर डायमेंशन भी डिजीज में इन्वॉल्व होती हैं। कोरोना की ट्रीटमेंट तो हो गई, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद जो मेंटल प्रॉब्लम थी, जो इमोशनल प्रॉब्लम थी, कोरोना ने हिला के रख दिया सारी डायमेंशन को। तो शायद कोरोना काल ने या कोरोना के पेंडेमिक ने हमें इस बात का एहसास करवाया कि हमें केवल एक डायमेंशन पर नहीं, सारी डायमेंशन को मिलाकर हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। और जो मौजूदा हेल्थ केयर सिस्टम है वो केवल फिजिकल डायमेंशन की बात करता है, ब्रेन और बॉडी की बात करता है, इसीलिए वहां पर रिफॉर्मेशन की जरूरत है। और जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि कैसे एक इकोनॉमिकल हेल्थ केयर सिस्टम लाया जाए जो हर किसी की पहुंच के अंदर हो, कोई भी इकोनॉमिकल स्टेटस हो, कोई भी समाज का वर्ग हो, वो उसे अडॉप्ट कर सके और एक कम खर्च करते हुए वो अपनी हेल्थ को अचीव कर सके। और इसी मॉडल के द्वारा होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल को जब हम अडॉप्ट करेंगे तो पहली बात है जो हम डिजीज केयर से हेल्थ केयर की तरफ जा पाएंगे। दूसरी तरफ जो एक्सपेंसिव मेडिकल सिस्टम है उससे हम एक्सपेंसेस कम कर पाएंगे। दूसरा जो ओवरऑल डिजीज केयर बजट है उसका कुछ पार्ट हेल्थ की तरफ अगर हम शिफ्ट करेंगे तो बहुत कुछ फायदा होगा। और कोरोना टाइप की जो पेंडेमिक है जब भी आगे भी आएंगी तो उसके प्रिवेंशन पे भी बात हो पाएगी, और अगर प्रिवेंशन नहीं भी हो पाया, आ भी गई, तो उसके जो इमोशनल डायमेंशन है, मेंटल डायमेंशन है, उन सारों को हम हैंडल कर पाएंगे। यानी इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम इज द नीड ऑफ द डे, प्रेजेंट के समय की जरूरत है, और ये आने वाले समय में फ्यूचर का हेल्थ केयर मॉडल बनेगा, ऐसा मेरी सोच है। जी डॉक्टर अनिल जी, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर की आवश्यकता है और ये काफी समय से भी देखा जा रहा था, समझने की कोशिश की जा रही थी। थोड़ा सा दर्शकों के साथ में हम एक शेयर कर लें कि इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर, आप इसको थोड़ा सा समझाएं कि ये है क्या चीज और इसमें क्या क्या विधाएं रहती हैं। राइट, होलिस्टिक की बात कर रहे हैं। पहले होलिस्टिक का मतलब है जो पर्सन को एज ए होल समझता हो। वी आर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मतलब ब्रेन एंड बॉडी, बीइंग मतलब माइंड एंड सोल। हमारे चार एस्पेक्ट हैं, ब्रेन बॉडी जो कि फिजिकल है, और माइंड और सोल मेटाफिजिकल है। लेकिन ये जो फिजिकल और मेटाफिजिकल चार एस्पेक्ट हैं, इनको मिला के 7 डायमेंशन होती हैं। मतलब फिजिकल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, ऑक्यूपेशनल डायमेंशन और इन्वायरमेंटल डायमेंशन। लेकिन जब हम डिजीज की बात करते हैं, जो मौजूदा सिस्टम है, वहां पर केवल फिजिकल डायमेंशन को ध्यान में लिया जाता है, बाकी जो डायमेंशन है वो कभी समझी नहीं जाती। जैसे एक पेशेंट आया, उसका डिजीज है डायबिटीज, और उसको स्ट्रेस इंड्यूस डिप्रेशन हो रहा है। लेकिन ये डिप्रेशन और डायबिटीज है, इसमें लाइफस्टाइल का कितना रोल है, उसकी फैमिली का कितना रोल है, उसके ऑक्यूपेशनल डायमेंशन का कितना रोल है, ये कभी हम डिजीज केयर में नहीं समझते। हम बस मेडिसिन दे देते हैं, ठीक हो जाए, ये मेडिसिन खाते रहिए, ठीक होते रहिए। रूट कॉज को समझने की जरूरत होगी, कौन सी डायमेंशन बिगड़ी है, कहां ठीक करना है। इसीलिए होलिस्टिक मतलब एज ए होल समझना होगा। इंटीग्रेटेड, तो जहां होलिस्टिक की बात आएगी, क्योंकि मौजूदा हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो होलिस्टिक नहीं है, वो ब्रेन और बॉडी तक सीमित है, तो हमें कुछ अदर साइंसेस को इन्वॉल्व करना होगा। वो कौन सी साइंसेस होंगी? चाहे वो ऑल्टरनेटिव पैथीज हो, चाहे वो मेन पैथीज हो, डजेंट मैटर, बट वो होलिस्टिक होनी चाहिए। यानी वो माइंड, सोल, हीलिंग, एनर्जी साइंसेस और भी अदर थेरेपीज। मेरा यूं कहना है, वी नीड इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस पैथीज विद सिंपैथी एंड एम्पैथी। जब हम वेरियस पैथीज को लेकर आएंगे जो होलिस्टिक होंगी, तब एक कंप्लीट हेल्थ केयर मॉडल बनेगा, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं कि हमने सारी पैथीज को जोड़ के एक मिक्सोपैथी बना दिया। मिक्सोपैथी डिफरेंट, हमें यह समझना होगा कि इन पैथीज को कैसे इंटीग्रेट करें, कौन सी पैथी की कहां पर जरूरत है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट अलग है, ट्रीटमेंट पार्ट अलग है, क्योर पार्ट अलग है। हर पैथी का अपना एक रोल होता है, वो रोल उसके उस कंपोनेंट पे काम करेंगे, तब जाके ये इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप होगा। चला लगा से मैं इसी क्रम में थोड़ा देर को हाँ सर, आपने अभी कंप्लीट एक होलिस्टिक की बात की, शरीर की बात की कि पूरे बॉडी का एक होता है जिसमें मन भी है और तन को भी देखना है, क्योंकि बीमारी जो आती है वो दोनों तरफ से आती है। बिल्कुल।
मैं इसी क्रम में कुछ कुछ बातें आयुर्वेद के चिकित्सक भी किया करते हैं। वो बोलते हैं हम पूरे शरीर को ही ठीक करने की बात करते हैं, जड़ से निकालने की बात करते हैं कि एक्चुअली बीमारी है कहाँ। तो मैं इस क्रम में थोड़ी देर के लिए डॉक्टर विवेक दुबे जी को भी शामिल करना चाहूंगा। डॉक्टर विवेक दुबे जी, मैं इनको पिन भी कर देता हूं ताकि ये भी स्क्रीन पर विजिबल हो सभी के लिए। हाँ, विवेक जी। डॉक्टर विवेक नमस्कार। दुबे जी। एक बार पुनः मेरा सभी को नमस्कार। डॉक्टर अनिल सर को, नरेंद्र सर को, सभी को और नमस्कार। सभी चौपाल के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सर बिल्कुल सही कहा आपने। आयुर्वेद भी इसी विधा को मानता है और हमारे जो चिकित्सा या यूं कहिए आयुर्वेद विज्ञान का मूल आधार है, उसमें भी कहा गया है कि शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, ये हमारे शरीर के 4 घटक जिनसे मिलके हमारी आयु बनती है। तो जब ये 4 घटकों से मिलके हमारी आयु बनती है तो स्वस्थ रहने के लिए इन चारों घटकों का पोषण होना चाहिए। शरीर का भी पोषण होना चाहिए, इंद्रिय का भी पोषण होना चाहिए, सत्व का भी पोषण होना चाहिए और आत्मा का भी पोषण होना चाहिए। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस चारों घटकों के पोषण का ध्यान रखते हैं तो वही होलिस्टिक हेल्थ की स्थिति बनती है। तो निश्चित तौर पर सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि होलिस्टिक हेल्थ को लेके चलना है, तभी हमारा सर्वांगीण स्वास्थ्य का, या यूं कहिए कि मूल जो हमारा आयुर्वेद का भी ये प्रयोजन है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, ये हमारा प्राइम मोटो है। और डिजीज जो हो गई है उसको क्योर करना, ये सेकेंडरी मोटो। तो प्राइम इंपॉर्टेंस यही रहता है कि अगर हम अपने किसी भी समाज के बड़े वर्ग को बीमारी होने से बचा सकें तो शायद उसका और जो वर्क है या और जो उसके कर्म है उस पर वो ज्यादा फोकस हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों विज्ञान या यूं कहिए बिल्कुल डॉक्टर दुबे जी, मैं आपसे यहाँ पे एक प्रश्न करना चाहूंगा। जब आयुर्वेद की बात होती है, आयुर्वेद की दवाइयों की बात होती है, तो जनरली आयुर्वेदिक चिकित्सक ये कहते हैं कि हम व्यक्ति की प्रकृति को देख करके दवा देते हैं, है ना। तो ये प्रकृति क्या देखते हैं आप, क्या प्रकृति रहती है और क्या देख करके आप दवाई देते हैं? भाई पैथोलॉजिस्ट हमारे एलोपैथी में तो डॉक्टर जो है वो पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट के हिसाब से देख करके, सिम्टम के हिसाब करके दवाई दे देते हैं, और आप प्रकृति को देख कर देखते हैं। तो मैं जरा इसको समझना चाहूंगा कि प्रकृति क्या चीज है और इसकी क्या डेफिनेशन है आयुर्वेद में आपके। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है सर। अभी सर ने कहा कि व्यक्ति के हर पक्ष का ध्यान करना चाहिए, जैसा उन्होंने डायबिटीज का एक उदाहरण दिया, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आयुर्वेद भी इसी तरीके से बहुत सारे परीक्षणों को ध्यान में रख के चिकित्सा करने के लिए कहता है। प्रकृति परीक्षण उसमें से एक परीक्षण है। वैसे तो आयुर्वेद दुष्यम, देशम, बलम, कालम, अनलम, प्रकृति वयम, ये आहार अवस्था, इन सब चीजों की परीक्षा करके फिर चिकित्सा करने की बात करता है। तो दूष्य, देश, बल, काल, अनिल, अनल, प्रकृति, आपका जो प्रश्न है मैं वहीं पे आता हूं सीधे प्रकृति की बात। प्रकृति का मतलब होता है कि हमारे यहाँ मूलभूत जो आपके शरीर के उत्पादक घटक हैं उसको हम प्रकृति कहते हैं। अर्थात जब गर्भ की उत्पत्ति होती है उसमें शुक्र, शोणित का और जीव, मतलब जो आत्मा का संयोग होता है, उस समय जिस स्थिति का निर्माण सबसे पहले होता है, जिसको हम बेसिक फ्रेमवर्क कहते हैं, जिसके आधार पर हमारा पूरा ये सड़ंग शरीर खड़ा होता है, वो सड़ंग शरीर में वो जो बेसिक फ्रेमवर्क आए मात्र पितृज भाव से या सूक्ष्म शरीर के रूप में, वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ के किस तरीके का रचना और किस तरीके की मनोस्थिति बनाने जा रहे हैं, ये एक बीजारोपण उसी समय हो जाता है। तो इसलिए इसका मूल कहते हैं, इसको हमारी जो है काल, मतलब हमारी जो स्थिति है, इसमें हम इसको गर्भाशय प्रकृति की बात करते हैं। वैसे प्रकृति के कई सारे और भी आयाम हैं, जैसे जाति प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता, वयानुपातनी, देशानुपातनी, प्रत्यात्मनीयता, इस तरीके से, और काल गर्भाशय, ये हमारे अलग अलग विभेद हो जाते हैं कि कोई देश के हिसाब से प्रकृति होती है, किसी वय या उम्र के हिसाब से प्रकृति होती है, किसी कुल के हिसाब से प्रकृति होती है। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग स्वयं की आत्म प्रकृति होती है। इसी तरीके से हमारे जो शुक्र शोणित संयोग होता है उस समय से उत्पन्न होने वाली प्रकृति होती है। तो हम लोग जो मूल चिकित्सा करते हैं उसमें इस चीज का, या यूं कहिए स्वास्थ्य की स्थिति में कोई व्यक्ति कैसे निरंतर स्वस्थ बना रहता है, जब उसके शारीरिक तत्व का बंधारण हमको पता हो कि वो कैसे बना है। जब तक उसका शारीरिक तत्व का बंधारण नहीं पता होगा तब तक उसका पोषण कैसे देना है इसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आयुर्वेद कहता है सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्ष एशाम दोष औषध निरूपण, मतलब इसका सूक्ष्म सूक्ष्म तरीके से परीक्षण करके दोष में औषध का निरूपण करना चाहिए, जिससे कि वो व्यक्ति सही ढंग से स्वस्थ रह सके। तो ये सर इस तरीके से प्रकृति है। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब दुबे जी। डॉक्टर अनिल जी, यहाँ पे प्रकृति की बात हुई, एक आयुर्वेद की विधा में जब मैंने बात की, अब जब कंप्लीट होल की आप बात कर रहे हैं तो उसमें भी तो हमारा जो शरीर है आयुर्वेद के हिसाब से 5 तत्वों का मिलके बना हुआ है।
और जब पंच तत्वों की बात आएगी तो प्रकृति है। तो होलिस्टिक में आप इस प्रकृति को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा पांडे जी आपने। मैं कैसे करता हूं, जब पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उसका डिजीज का डायग्नोसिस नहीं बनाता, पर्सन को एज ए होल देखता हूं। यानी उसके सातों डायमेंशन के इशू पूछता हूं कि उसकी फैमिली में कोई इशू तो नहीं चल रहा है, उसके बिजनेस में कोई इशू तो नहीं चल रहे हैं, उसका स्पिरिचुअल लेवल कैसा है, सोशल लेवल कैसा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, चिड़चिड़ा है कैसा है। तो यहां पर जब हम उसको एज ए होल समझते हैं तो मैंने इसमें इंटीग्रेट किया है आयुर्वेदिक साइंस को, क्योंकि आयुर्वेद से अच्छा कोई साइंस नहीं है पर्सन की पर्सनैलिटी को समझने के लिए। इसलिए तो मैं कहता हूं कि हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है एलोपैथ आयुर्वेद को। आयुर्वेद की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उसे कहां पर ऐड करना है बस बहुत वो समझना है। तो मैं क्या करता हूं दुबे जी, कि जब पर्सन आता है हमारे पास तो उसको हम पर्सनैलिटी एनालिसिस के लिए यानी प्रकृति एनालिसिस के लिए क्वेश्चंस देयर देते हैं, जिसके द्वारा उसका यूनिक साइकोसोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन निकल कर आता है और वो पर्सन भी समझता है कि ओके, मैं वात टाइप का इंसान हूं, इसीलिए मेरी थॉट्स हाइपर रहती हैं, इसीलिए मुझे बार बार ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग होती है। उसको खुद भी अच्छा लगता है और एज ए डॉक्टर मैं भी समझ पाता हूं कि ये वात प्रवृत्ति का इंसान है। तो जब हम उसकी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो उसके अंदर उसकी प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन और अदर रिकमेंडेशंस देते हुए उसका प्रकृति एनालिसिस पर्सनलाइज्ड वे में काम करता है। इस प्रकार से हमने आयुर्वेद को इंटीग्रेट किया है एलोपैथिक साइंस के साथ, इस इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच में पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड प्रकृति एनालिसिस के साथ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने इस बात को बताया। अब सूक्ष्मता की बात आती है, और जब सूक्ष्मता की बात आती है तो मैं मन की ओर चल देता हूँ कि मन से शायद सूक्ष्म कोई नहीं है। और जितनी बीमारियां आज आ रही हैं, खासकर मैं फिर से कोरोना के पीरियड पे आता हूँ, अगर कोरोना के पहले भी कई बीमारी मेंटल को लेकर के है। लोग अपने आप को यह मान लेते हैं कि मैं बीमार हूं। अब इसका इलाज एलोपैथ में जनरली रहता नहीं है, तुक्के के भाव पे। जब फ्रेंकली बोलूं, फर्क तुक्के के भाव में चलता है, इसको ये भी दे दो और उससे भी हो जाएगा। और चाहे वो डायबिटीज की बात, चाहे हाइपरटेंशन की बात हो, कई बार डॉक्टर साहब लोगों को सर की दर्द की शिकायत लेकर के आपके पास आते हैं, आप देखते हो चश्मा का नंबर नहीं, चश्मा भी नहीं लगा है, डॉक्टर सीटी स्कैन करा लेता है, उसको उसमें भी कोई चीज निकलती नहीं है, मगर उसके मन में एक चीज बनी हुई है कि मुझे तो बीमारी है। अब ऐसी कंडीशन में होलिस्टिक हेल्थ केयर का क्या रोल रहेगा? बिल्कुल ठीक कहा। कई बार पेशेंट ऐसा होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स के पास घूमने के बाद ये इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर में आता है। वो कहता है सर मैंने सारे डॉक्टरों के चक्कर काट लिए, मेरी कोई डिजीज डायग्नोज नहीं हो रही है, और डॉक्टर ने मुझे साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया, लेकिन मुझे पता है कि मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरा समझदार हूं, मुझे पता है कि मेरे इश्यूज क्या है, तो सर साइकेट्रिस्ट से मैं क्यों इलाज करवाऊं। उन्हें लगता है कि साइकेट्रिस्ट मतलब पागलपन की प्रॉब्लम। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये उनके माइंड के लेवल पर होती हैं, यानी स्ट्रेस लेवल। मेरा ऐसा कहना है कि 80% डिजीज का जड़, 80 to 85% डिजीज का जड़ या तो लाइफस्टाइल में है और या माइंड में है। और आज की डेट में दोनों ही आपस में मिले हुए हैं। माइंड से तो हम स्ट्रेस में हैं ही, मेंटल डायमेंशन हमारी बिगड़ी हुई है, इमोशनल्स बिगड़ी हुई हैं, और इमोशनल इश्यूज के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस जो है उसके साथ साथ लाइफस्टाइल भी बिगड़ा हुआ है। तो 60 to 70% काम तो यहीं से ठीक हो जाता है अगर आप लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं, अपना मेंटल स्ट्रेस ठीक कर लेते हैं और इमोशनल वेलनेस ले आते हैं। ये 3 डायमेंशन अगर हम थोड़ा ठीक कर दें ना, लाइफस्टाइल ठीक कर दें, मेंटली स्ट्रेस कम कर दें और इमोशनल डायमेंशन पे उसे कुछ समझ बढ़ा दें ताकि वो अपने माइंड के इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सके, तो 60 to 70% रिजल्ट यहीं पर आ जाता है। लेकिन इतना आसान नहीं होता कि हम उसको ऐसे ही कर दें, पहले समझना पड़ता है उसका प्रकृति, फिर उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर स्लीप डिस्टर्ब है तो हेडेक होगा ही होगा। वो सोते ही 3 बजे हैं पर्सन जी, जो महाशय जी मेरे पास आए हैं, वो सोते ही 3 बजे हैं और बोलते हैं कि सर मुझे तो सुबह सर दर्द होता है, तो वो तो होगा ही होगा, चाहे वो कितना ही पैरासीटामोल खा ले, डाइक्लोफेनिक खा ले या कोई भी पेन किलर इंजेक्शन ले ले, कोई इलाज नहीं है उसका। जब तक वो अपनी दिनचर्या का बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक नहीं करेगा। सोने का सही समय है 11 बजे, 10 से 11 के बीच में हमें सो ही जाना है और सुबह 5 बजे तक सोना ही है, 4 से 5 के बीच में उठने का समय है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे अंदर लगा है, तो जब तक हम उसे ठीक नहीं करेंगे तो उसका हेडेक ठीक नहीं होगा। अगर उसको किसी प्रकार का तनाव चल रहा है, मान लीजिए वो अपने बच्चे को लेकर तनाव में है कि उसका एडमिशन नहीं हो रहा है बच्चे का, अब जब तक ये वो या तो ये ना समझे ये तनाव की वजह से सरदर्द है, या वो तनाव को ठीक ना करे और या फिर बच्चे को ठीक ना करे,
तब तक उसका सरदर्द ठीक नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, उसे समझा देते हैं कि भाई आपका तनाव जो है ये कारण है, या तो आप इस तनाव को ना लें, या फिर जो आप कर सकते हो करके दिखाइए। यानी दो प्रकार के इश्यूज होते हैं लाइफ में, या तो ऐसे जिनको हम बदल नहीं सकते, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, और या फिर जिन्हें बदल सकते हैं तो फिर उन्हें बदलिए। अगर आप रात को लेट सो रहे हैं तो उसे बदलिए, लेकिन बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, उसको नहीं बदल सकते, उसे एक्सेप्ट करिए कि नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगले साल होगा। उसकी वजह से बीमारी मत पैदा कीजिए। पांडे जी आप म्यूट हैं। यहाँ से बोला हाँ जी। डॉक्टर विवेक दुबे जी, यहाँ पे डॉक्टर अनिल जी ने एक बात को पिन की कि जो भी बीमारी है अगर मन की है तो आपको दिनचर्या को चेंज करना पड़ेगा। सही समय पे सोना और सही समय पे उठना है। आयुर्वेद भी लगभग लगभग इन्हीं बातों पे चलती है कि हमें जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, लेकिन अभी की जो जीवन शैली है इसको जनरली लोग अवॉइड करते हैं। मैं यहाँ पे एक बातों को और लेकर के जोड़ने चलूंगा, जहाँ पे डॉक्टर साहब ने खान पान की बात को कही। डॉक्टर दुबे जी, मैं यहाँ पे अपने जितने भी दर्शक पहुंचे होंगे, मैं एक बात को यहाँ पे दोनों डॉक्टरों के पास में समक्ष में रखने का एक प्रयास कर रहा हूँ। एलोपैथ एक तरफ कहता है कि हम किसी भी चीज की वर्जनाएं नहीं करते हैं, हम आपको जो खाना है खाइए, ये दवाइयां जरूर खाइएगा, ये जल्दी है क्योंकि मना नहीं। लेकिन आयुर्वेद वाले जल्दी दवाई देने के पहले ही मना कर देते हैं कि आपको फलाना फलाना चीज नहीं खाना है। दिनचर्या और भोजन दोनों पे थोड़ा सा दुबे जी का प्रश्न उत्तर चाहूंगा, उसके बाद मैं डॉक्टर अनिल से एक अगला प्रश्न फिर लूंगा जो महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टर जी, दुबे। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। और निश्चित तौर पे आयुर्वेद में स्वस्थ रहने को जो प्राथमिकता दी गई है, उसके परिपालन में 3 चीजों की बात की जाती है। पहला आहार है, दूसरा निद्रा है, और तीसरा ब्रह्मचर्य आनंद है। ये आहार, निद्रा, आनंद जो है, ये प्रकृति के साथ ऊर्जा लेने के 3 प्रमुख माध्यम बताए गए हैं। इसीलिए आयुर्वेद, चूंकि संस्कृत में लिखा गया है, तो ये जीवन के त्रय उपस्तंभ कहे गए हैं, अर्थात जीवन पूरी तरीके से इनके ऊपर आधारित रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो आहार है, उसके सेवन की बहुत सारे नियम या विधियां बताई गई। तो वो एक दिनचर्या का भी भाग है, वो ऋतुचर्या का भाग है, या हमारी पूरी की पूरी आयु का भाग। एक प्रश्न आता है आयुर्वेद में कि हमें कितने दिनों तक परहेज करना चाहिए या अपने सेहत में भोजन या नियम का ध्यान रखना चाहिए। तो आचार्य चरक जवाब देते हैं, मतलब आचार्य चरक के गुरु पुनर्वसु आत्रेय जी, की 360 जो हमारे 1 वर्ष का दिन होता है, और उससे 100 से गुणा करिए तो 36,000 जो हमारी रात्रि होती है, इतने दिनों तक हमको परहेज करना चाहिए। तो बचता ही नहीं है कुछ कि हमको ध्यान नहीं देना है। तो ये हमारे पूरे जो स्थितियां हैं, इसका हमको ध्यान करना है। रही बात इसमें भोजन के नियम की, तो दिनचर्या जो है वो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होती है, जिसमें कि हम सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले, मतलब 96 मिनट पहले हम उठते हैं, और ये यहाँ से हमारा जो समय शुरू होता है। और सूर्य के साथ, चूंकि आयुर्वेद कहता है कि सोम सूर्य अनिल जैसे जगत को या संसार को चलाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में वायु पित्त कफ 3 दोष हमारे शरीर को चलाते हैं। तो जो प्रातः काल होता है वो 6 बजे से, अगर हम या 5:45 5:30 सूर्योदय का समय माने, तो वहां से लेके 4 घंटा 1 प्रहर का जो समय होता है वो कफ का काल होता है। और कफ जो है हमारे शरीर में रचनात्मक स्थिति को बनाता है। तो ऐसे समय में हमको रचनात्मक स्थिति वाले या ऐसे रचनाएं बनने का कार्य होता है, तो उसी के अनुसार हमारे आहार विहार होने चाहिए, कफ के गुणों के विपरीत होना चाहिए। इसी तरीके से 10 से 2 का जो काल होता है वो पित्त का काल होता है, और पित्त परिवर्तनात्मक स्थिति को बनाता है। इसलिए उस समय हमारा जो सूर्य होता है सबसे उत्तम स्थिति में होता है, उस समय हमारा मुख्य भोजन होना चाहिए। और ऐसे ही 2 से 6 बजे का जो शाम का संध्या वेला होती है, वो हमारे वायु का काल होता है, और उस समय हमारी क्रियात्मक स्थिति शरीर में निर्मित होती है। तो हमारे वायु के गुणों के विपरीत हमारा आहार विहार होना चाहिए। तो ये नियम है कि हमारे दिन के हिसाब से हमारा आहार विहार किस तरीके से होना चाहिए। इसमें कफ, पित्त और वायु की स्थिति के अनुसार भोजन का एक विशेष स्थिति यहाँ पे बताई गई। दूसरा एक स्थिति आती है कि आपने अभी बात की कि निद्रा वाली स्थिति आई, कि हाँ, नींद भी एक हमारे पोषण के लिए जरूरी है। तो आहार का जैसे नियम है कि आहार हमारे 8 आहार विधि विशेष आयतन बताए गए, 8 नियम बताए गए हैं जिनका पालन करके हमें भोजन लेना चाहिए। उसमें आहार की प्रकृति है ना, आहार का जो संयोजन है,
उसको कैसे बनाना है, उसके हिसाब से आहार की जो मात्रा है उसके हिसाब से, आहार को किसके साथ संयोग करना है उसके हिसाब से, कौन व्यक्ति आहार ले रहा है उसके हिसाब से, ये जो है हमारी प्रकृति, करण, संयोग, मात्रा, देश, काल, इन सब चीजों का विचार करके आहार लेना है। ये 8 आहार के नियम बताएं। और तो और एक छोटी सी बात, चूंकि चर्चा है, ज्यादा इसमें समय नहीं लूंगा, कि हमारे यहाँ टेबल मैनर, जिसको हम भोजन का नियम कहते हैं, उसमें 12 प्रकार के विचार बताए गए। और आजकल हम सारी चर्चाएं भोजन पे करते हैं या भोजन की मेज पे मिलते हैं तब एक दूसरे से बात करते हैं। और आयुर्वेद कहता है ना अति द्रुतम ना अति विलंबितम ना जल्पेत ना हसेत तन्मना भुजित। मतलब खाते समय, बोलते समय, खाते समय बोलिए नहीं, हंसिए नहीं, तेज स्थिति से मत खाइए और मन लगा के भोजन करिए। उसको यज्ञ की तरीके से अपने शरीर में ले जाइए, जैसे हम यज्ञ करते समय अपना पूरा तन मन एक जगह केंद्रित रखते हैं, वैसा भोजन करना चाहिए। तो ये एक 12 प्रकार के विचार करके हमको भोजन अगर लिया जाए तो वो भोजन आहार जो है वो हमारे अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक जाता है, अर्थात वो हमारे शरीर को पोषण देते हुए हमारे मन तक को पोषण देता है, सत्व तक को पोषण देता है। तो इस तरीके से आहार की विधियों का आयुर्वेद में वर्णन किया गया, जो नियम से हमको ध्यान करना चाहिए। और दूसरी जो प्रमुख स्थिति है, जिसको निद्रा, अभी सर ने बहुत गहराई से बताया कि हमको 10-11 बजे से लेकर प्रातः काल 5 बजे तक सोना चाहिए। इसका एक छोटा सा विज्ञान है कि जो हमारी निद्रा है वो बाह्य जगत के सोम या चंद्र से जुड़ी हुई, और जब हम सोते हैं तब हमको सोम रूपी प्राण चंद्र की उपस्थिति में प्राप्त होते हैं। और वो सोम रूपी प्राण हमारे शरीर के 4 घटकों में से जो दूसरा घटक, जिसको हमने इंद्रिय कहा है, उन इंद्रियों को पोषण देता है। और उससे हमारी एकादश इंद्रियां, मन को लेके एकादश 10 इंद्रियां हमारी, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय सम्यक रूपेण अपना कार्य करती हैं। तो हम स्वस्थ बने रहते हैं और प्राण हमको मिलता रहता है। आज के समय में यही स्थिति है कि जब हम निद्रा के समय का व्यतिक्रम कर देते हैं, 2-3 बजे तक सोते हैं या 12-1 बजे तक सोते हैं, तो हम चंद्र काल से निकल जाते हैं और उससे हमको सोम अंश की प्राप्ति नहीं होती है और उससे हमारी इंद्रियों पे घात हो रहा है। तो आप देखिए, जो इंद्रियों की स्थिति पहले 50-60 साल में लोगों को इंद्रिय की कमजोरी महसूस होती थी, चाहे चलने फिरने में परेशानी, चाहे पकड़ने में परेशानी, चाहे बोलने में परेशानी, चाहे सुनने में परेशानी, चाहे देखने में परेशानी, अब वो 40 साल की उम्र में होने लगा, क्योंकि हमने निद्रा का इतना व्यतिक्रम कर दिया है कि उससे जो सोम रूपी प्राण मिलकर इंद्रियों का पोषण हो रहा था, वो पोषण अभी बिगड़ने लगा है। और मेरा ये युवा पीढ़ियों के लिए एक निवेदन है कि आप इस भारतीय निद्रा विज्ञान को समझें और इसको पालन करें। 8 घंटे की त्रिभाग निद्रा, 24 घंटे का 1/3 हिस्सा अपने नींद को दें और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव समय के अनुसार दें। अर्थात अगर आप 9 से 5 सोते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि सूर्यास्त के 3 घंटे बाद सो जाना चाहिए, तो ये उत्तम स्थिति होगी। यही कहना। बिल्कुल डॉक्टर दुबे जी, एक अच्छी बात है कि सही समय पे खा लें। आप म्यूट हैं सर? सही म्यूट तो नहीं है, ऑन है, आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैंने कहा दुबे जी, बिल्कुल सही कहा है आपने कि आदमी को सही समय पे खाना और सही पे समय पे सोंगे तो रहेगा, एक उत्तम जीवन शैली। सुन नहीं पा रहा हूँ सर, आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है, बाकी जगह तो आवाज ठीक है। दुबे जी पहुंच रही है पांडे जी, तो शायद उधर कुछ नेटवर्क इशू है। दुबे जी उधर कुछ नेटवर्क होगा, आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लें। चलिए मैं आगे इस विषय को ले लेता हूं। डॉक्टर अनिल जी, एक बात इन्होंने, हमारे डॉक्टर दुबे जी ने बड़ी अच्छी बता दी कि सही समय पे सर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आप सर मैसेज करवा दीजिए किसी से कि मेरे ख्याल से टीम अनिल मैसेज कर दें कि वो एक बार रिमूव होकर के रीज्वाइन कर लें, तो शायद नेटवर्क सही हो जाएगा। श्योर सर जी। डॉक्टर अनिल जी, बात यहाँ पे आई कि सही समय पे खाना और सही समय पे सोना चाहिए, और जैसा कि उन्होंने कह दिया कि सूर्यास्त के बाद 3 घंटे के बाद में सोना चाहिए। किसी का एक प्रश्न भी यहाँ पे स्क्रीन पे आया था, उन्होंने पूछा कि सोने का सही समय क्या है, क्या रात को 10:30 तक सो जाना चाहिए? तो मेरे ख्याल से आप लोग तो जो हमारी चर्चा हुई उसके आधार पर जी हाँ, बिल्कुल 11 बजे के पहले लोगों को अपने बिस्तर पे चले जाना चाहिए, सो लेना चाहिए। सब कुछ अच्छी है डॉक्टर साहब बातें, सिस्टम बड़े अच्छे लगते हैं सुनने पर क्या करें, मन है कि मानता नहीं। मन को कैसे मनाएं? बिल्कुल, मन को कैसे मनाएं, पहले तो ये समझ लीजिए। मन को मनाने की जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये समझिए कि मन को मनाना पड़ेगा। मन हमारा 2 तरीके से सीखता है, या तो पेन से या प्लेजर से। और मन की जो वास्तु स्थिति है, डिफॉल्ट पोजीशन है, वो हमेशा पेन से दूर भागेगा, प्लेजर की तरफ भागेगा। मन एक पागल बंदर है, उसको हमेशा पेन जब भी मिलेगा वहां से दूर भागेगा, जहां प्लेजर मिलेंगे वहां वो जाएगा। ठीक है। और आजकल की दुनिया में
फॉल्स प्लेजर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और उन प्लेजर को पाने के लिए, शॉर्ट टर्म प्लेजर या वो, उसकी वजह से हम अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ लेते हैं और मन में परेशानियां पैदा कर लेते हैं, और फिर उससे बड़ा वाला पेन मिलता है, वो है डिजीज का पेन, डिजीज का पेन। और फिर उसको समझ में आता है कि ओ, मैंने तो अपना सब कुछ बिगाड़ लिया। फिर वो अपना सब कुछ ठीक करने के लिए आता है। जब वो सब कुछ बिगड़ जाता है तब ठीक करने के लिए आता है। यानी कहने का मतलब, लोग अपनी बीमारियों के प्रति तब तक गंभीर नहीं होते जब तक उनका स्वास्थ्य गंभीर नहीं हो जाता। तो बेटर ये है कि आज हमारे पास, हमने सब कुछ बिगाड़ लिया है। जो इवोल्यूशन जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हम अपना लाइफस्टाइल कह रहे हैं, आजकल के लाइफस्टाइल में केवल स्टाइल रह गया, लाइफ तो रह ही नहीं गई है। उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय, सब कुछ डिस्टर्ब। उसके अलावा जो तरीका था, खाने का तरीका, उठने का तरीका, बात करने का तरीका, पढ़ने का तरीका, वो सब कुछ डिस्टर्ब। फिर उसके बाद भरमार है केमिकल की, रेडिएशंस की, और जो बची कुची कसर है वो सब हमने मेंटल टेंशंस लेके हरी वरी और करी, उसकी वजह से पाल ली है। तो फिर बीमारियां तो आएंगी आएंगी ना। तो या तो आप पेन के लिए तैयार रहें, वो बीमारियों वाले पेन, फिर आपको इस तरफ मुड़ना पड़ेगा, या फिर पहले से ही हम इस बात को समझ लें कि बीमारियों का पेन नहीं चाहिए, और मन को समझाने का और कोई तरीका नहीं है, नो शॉर्टकट मेथड। और जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, ये 21st सेंचुरी है, ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया है। यहाँ पर सारी चीजें इस तरीके से दिखाई जाएंगी जो आपको लुभावनी लगेंगी, हिप्नोटाइज किया जाएगा, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको उन्हीं चीजों से लॉन्ग टर्म पेन मिलेंगे, और तब फिर मन सुधरेगा। तो बेटर है अभी से हम समझ जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे इस बात से सहमत हूँ कि लोगों को जब तक दर्द नहीं मिलता तब तक मन को संभलता भी नहीं है, दर्द मिलने के बाद है। लेकिन बात तो होलिस्टिक में वही हो रहा है कि दर्द के पहले हम संभले। तो सर, कुछ भी मन को कंट्रोल करने के लिए, भाग दौड़ की जिंदगी है, सही बात है, लोगों के पास समय भी उनके हिसाब से नहीं है, जितना समय वो चाहते हैं वो भी नहीं मिलती। समय पे खाना नहीं होता, जैसा कि अभी डॉक्टर दुबे जी ने भी कह दिया कि हम खाते समय बात ना करें, मगर क्या करें, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि हमारी बड़ी लंबी लंबी जो डील्स हैं वो तो साहब रात के खाने के समय ही होती हैं, और हम बहुत लाखों रुपए का बिजनेस की बातें उसी पे कर देते हैं। राजनीति की पूरी बातें खाने के मेज पे रात को ही होती है, बड़ी बड़ी प्लानिंग भी होती है डॉक्टर साहब। सोने का समय भी वहीं से डिस्टर्ब हो जाता है। फिर भी हम रोज रोज सुबह जब उठते हैं तो प्लान करते हैं कि नहीं, अब रात को हम जल्दी सो जाएंगे, मगर सब जब रात आती है तो फिर मन में वही टेंशन भरा रहता है। लेट सोते हैं, सवेरे फिर थकान लगती है और हम फिर अगला टालते हैं, नहीं बॉस कल से मैं फिर करूंगा। होलिस्टिक में इसका कोई इलाज है क्या? इलाज है ना, बिल्कुल है जी। इलाज यही है, जब लोग हमारे पास आते हैं तो पहले हम उन्हें नॉलेज देते हैं। जी। नॉलेज कि भाई आपकी जो ये डिजीज है ना, ये लाइफस्टाइल की वजह से बिगड़ी हुई है या स्ट्रेस की वजह से बिगड़ी हुई है। जब उनको ये बात समझ में आ जाती है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन और रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, तब फिर बदलाव शुरुआत होता है। फिर हम उसे, जो मन है ना, ये मन एक पागल बंदर है। इस पागल बंदर को कंट्रोल करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक, पागल बंदर की फितरत को समझना होगा, माइंड की साइंस। हम वहां पर होलिस्टिक हेल्थ केयर में उसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और साइकोलॉजी की साइंस को सिखाते हैं कि भाई तू बालक इस मन से परेशान है, पहले इस मन की साइंस को तो समझ। जैसे तू मैथमेटिक्स से परेशान था, तूने मैथमेटिक्स को समझा, तब तो तू मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। लेकिन अभी तू इस मन से परेशान है, तो मन की साइंस तूने पढ़ी नहीं है, कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई नहीं गई है, तो ये पढ़। और दूसरा है, इस मन को शांत करने का तरीका मेडिटेशन। मेडिटेशन तुम कर नहीं रहे हो, माइंड की साइंस जानते नहीं हो, और तनाव इतना ले रहे हो लाइफ का, सारे झमेले तुम्हारी लाइफ में हैं, लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, तो फिर तो बीमारियां आएंगी ही आएंगी। और इतना जब समझ उसको बनती है ना, तो फिर वो चेंज होता है, फिर वो बदलाव लाता है, फिर वो सारी चीजें करता है। लेकिन ये उसी को समझ में आता है जिसको बीमारियां हो गई हैं। जब तक बीमारी नहीं होती, शायद 2 से 3% लोग ही अपना लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, चलने दो। तो जैसे विवेक दुबे जी ने भी कहा, डॉक्टर विवेक दुबे ने, कि लाइफस्टाइल को बदलाव करना जरूरी है। पांडे जी, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो सच बातें हैं, ये कोई सामने ला ही नहीं रहा है। सब लोग ये समझ रहे हैं बस गोली ही इलाज है, सर्जरी ही इलाज है, दवाइयां ही इलाज हैं। लेकिन जब इन चीजों को प्रैक्टिकल वे में लाया जाता है, और राइट नॉलेज इज द ओनली सॉल्यूशन, रॉन्ग थिंकिंग इज द
रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम एंड राइट नॉलेज इज द रियल सॉल्यूशन, ये गीता में भी कहा गया है। तो जैसे एक छोटा सा चार्ट आपको मैं शेयर करूंगा जो मैंने आयुर्वेद को पढ़ने के बाद, एनर्जी मेडिसिन को पढ़ने के बाद और भी कई साइंसेस को पढ़ने के बाद समझ में आया कि 24 घंटे का जो दिन है उसे कैसे बिताना चाहिए। आयुर्वेद भी यही बात कहता है और दूसरी लाइफ साइंसेस भी यही बात कहती है, लेकिन ये बात किसी को बताई नहीं जाती। क्यों नहीं बताई गई भाई, बचपन से लेकर अभी तक, जो इतनी जरूरी चीज है। लेकिन हमको ये सारा पता है कि सर दर्द होने पर डाइक्लोफेनिक खाना है, बुखार होने पर पैरासीटामोल खाना है, ये सबको पता है, बच्चे को भी पता है, लेकिन ये बात बड़े बड़े लोगों को नहीं पता है। क्या है जरा देखिए, एक बार दिखाना चाहूंगा। आप ये चार्ट देख पा रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, दिख रहे हैं। हाँ जी। तो ये जो चार्ट है इसमें ये बताया गया है कि दिन के जो 24 घंटे होते हैं उन्हें 2-2 घंटों में डिवाइड कर लीजिए। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे शरीर में 12 मेरिडियंस होती हैं और हर मेरिडियन में 2 घंटे लाइफ फोर्स एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह होता है। और जिस समय जिस लाइफ फोर्स एनर्जी जिस चैनल में होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। तो जैसे दुबे जी ने भी बताया कि उठने का समय कौन सा होना चाहिए, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। क्यों? क्योंकि इस समय हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी मूव कर रही होती है। तो अगर हम इस समय उठेंगे तो मोशन बहुत अच्छे से पास होगा, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। लेकिन हो क्या रहा है, लोग 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में उठते हैं और फिर कहते हैं सर मुझे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, क्योंकि उस समय तक लार्ज इंटेस्टाइन में से मोशंस बंद हो चुके होते हैं। फिर 7 बजे से 9 बजे के बीच में जो स्टमक मेरिडियन होती है वो एक्टिवेट होती है, इसलिए 7 से 9 के बीच में हमें ब्रेकफास्ट कर ही लेना है। लेकिन हम ब्रेकफास्ट करते हैं 9 से 11 के बीच में, तो उस समय स्टमक की अग्नि जो है वो कम हो चुकी होती है, फिर आपको इनडाइजेशन होगा। 9 से 11 का जो समय है वो स्प्लीन एक्टिवेट होती है और इस समय हमें अपने ऑफिस में पहुंचकर जो टू डू लिस्ट है और जो भी अपने रूटीन के वर्क हैं वो शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि इस समय हम हाईली एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन हम ऑफिस भी पहुंचते ही लेट हैं, 12 साढ़े 12। 11 से 1 के बीच का जो समय होता है वो होता है अपने दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन का, चाहे वो आपके क्लाइंट हो चाहे आपकी पर्सनल मीटिंग्स हो, क्योंकि इस समय हार्ट मेरिडियन एक्टिवेट होता है और इस समय हम लोगों के साथ जितना अच्छा बात करेंगे उतना अच्छा इफेक्ट आएगा, यानी लोग हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ पाएंगे। तो ये 9 से 1 का जो समय है ये आपको ऑफिस के अंदर अपने प्रोडक्टिव वर्क में यूज करना है, अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में। 1 से 3 के बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिवेट होती है, इस समय लंच का समय है, लंच इस समय तक ले लेना है। लेकिन अगर 3 बजे के बाद आप लंच ले रहे हैं तो फिर आपको अगेन फिर एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होंगी। और 3 से 7 ये जो 2 हैं, 3 से 5 और 5 से 7, यहाँ पे ब्लैडर और किडनी मेरिडियन एक्टिवेट होती हैं। इस समय हमारा माइंड, ब्रेन बहुत सुपर एक्टिव होता है। इस समय हमें ज्ञान अर्जन करना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए या नॉलेज शेयरिंग करनी चाहिए, यानी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम या लर्निंग वाले काम इस समय करने चाहिए। 7 से 9 पेरिकार्डियम, ये जो हार्ट के आसपास का एरिया है, ये एक्टिवेट होता है। ये समय है आपको अपने फैमिली मेंबर के साथ लव शो करने का। तो 7 से 9 के बीच में आप अपने फैमिली के साथ समय बिताएं और इसी समय डिनर ले लें, और डिनर फैमिली के साथ लें, ताकि उस समय आप लव और कम्युनिकेशन भी करेंगे, लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपके फैमिली के साथ बॉन्डिंग बनेगी, क्योंकि हमारी बॉडी में से लव एमिट हो रहा होता है उस समय। और साथ में डिनर एक्टिव जब होगा तो आपका डाइजेस्टिव फायर भी इसी समय एक्टिव होता है। 9 से 11 जो है ट्रिपल बर्नर, ये एक मेरिडियन होती है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस करती है। इस समय जो आपने खाना खाया ये पूरा का पूरा आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस में चला गया है। इस समय आप रीडिंग कर सकते हैं या जो भी बातें हैं, जो भी आपको काम करने हैं, अगले दिन की मीटिंग है, जैसा आपने पांडे जी कहा, पॉलिटिक्स को लेकर डिस्कशन, उल जलूल बेफिजूल बातें नहीं, अच्छी बातें, काम की बातें जो भी करनी है इस समय तक कर लीजिए। लेकिन 11 बजे के से लेकर 5 बजे तक ये मिनिमम 6 घंटे तो सोना ही है, क्योंकि इस समय हमारे बॉडी का हाउस कीपिंग चल रहा होता है। और ये हाउस कीपिंग 3 शिफ्ट में चलता है। पहला हाउस कीपिंग करता है गॉल ब्लैडर, वो अपनी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करता है 11 से 1 बजे के बीच में। जो लोग 11 से 1 के बीच में भी नहीं सोएंगे उन्हें गॉल ब्लैडर और लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। 1 से 3 लीवर अपना काम शुरू करता है डिटॉक्सिफिकेशन का,
जो लोग इस समय नहीं सोएंगे पूरी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब होंगे, बहुत सारी डिजीज पैदा होंगी। 3 से 5 लंग डिटॉक्सिफाई हो रहे होते हैं। तो ये 6 घंटे हमें हाउस कीपिंग के लिए बॉडी को अगले 18 घंटे प्रिपेयर करने के लिए देना ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये 6 घंटे आप दिन में दे लीजिए और रात को मैं 12 घंटे काम कर लूं, आपने अपना बायोलॉजिकल क्लॉक रिवर्स कर दिया। दूसरी बात, जो लोग आजकल 11 बजे के आसपास अपना मोबाइल शुरू कर देते हैं और उसमें से वो ब्लू लाइट एक्टिवेट हो जाती है, वो हमारे आईज के रेटिना के लिए भी हार्मफुल है। और पीनियल ग्लैंड जिसके अंदर से मेलाटोनिन सीक्रेट होना चाहिए 11 बजे के आसपास, उसको उल्टा रिवर्स कर देता है, फिर से कॉर्टिसोल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक स्लीप का क्वालिटी खत्म हो जाएगा। और जो मेलाटोनिन 6 घंटे सुबह तक एक्टिवेट जाना चाहिए, हाईएस्ट क्वांटिटी में होना चाहिए, वो जब नहीं होगा तो आपकी बॉडी हील नहीं होगी। स्लीप के दौरान हम 3 चीजें करते हैं। एक हमारा मेटाबॉलिक हाउसकीपिंग होता है, दूसरा हमारा मेमोरी प्रोसेस, ब्रेन के अंदर कंपार्टमेंटाइजेशन होता है कि जितना हमने सीखा उसको प्रोसेसिंग होकर स्टोर होना, और तीसरा होता है कि बॉडी के अंदर जितना हमने वियर एंड टीयर किया, डैमेज किया दिन भर में, वो सारों को बॉडी हील करती है। अगर आपकी 6 से 7 घंटे की नींद रात को नहीं हो रही है, मेमोरी प्रोसेस में डिस्टर्ब होगा, हीलिंग अच्छा नहीं होगा और बहुत सारे डिजीज आपकी बॉडी में आ जाएंगे क्योंकि हाउसकीपिंग बॉडी का प्रॉपर हुआ ही नहीं। ये इतनी सी साइंस अगर कोई समझ ले, और हर बच्चे को समझानी चाहिए ताकि वो अपना लाइफस्टाइल ठीक कर सके। और हम बच्चों को भी डांट रहे हैं, बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, लेकिन ये साइंस किसी को नहीं समझा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर में हमें लाइफस्टाइल से रिलेटेड और इस प्रकार की साइंसेस को जोड़ना होगा। और हमारा भारतवर्ष, हमारा ट्रेडिशनल साइंसेस, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, इनका खजाना है। हमारा इंडिया तो एक मॉडल लेकर आ सकता है पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड के लिए, कि कैसे ये इंटीग्रेटेड किए जाएं अदर ब्रांचेस को, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में, क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स में, लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए। केवल डिजीज की क्यों बात हो रही है, हेल्थ मेंटेनेंस की बात क्यों नहीं होती? मतलब कुल मिलाकर के इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर को अगर समझे तो ये बात कर रहा है हेल्थ मेंटेनेंस की, राइट। हम इसे बीमारी की बात नहीं कर रहे, यहाँ कोई बीमारी की बात नहीं होती, यहाँ कोई बीमारी का इलाज भी ना बोला जाए। हम नहीं, ऐसा नहीं है पांडे जी। अगर डिजीज हो गई है तो डिजीज को कैसे रिवर्स करना है ये भी आपको इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर बताता है। हाँ। लेकिन केवल आपको मेडिसिन नहीं, कुछ लोग आयुर्वेद में आते हैं, सर मुझे टेबलेट दे दीजिए। मैं कहता हूं अंडरस्टैंड आयुर्वेदा बियॉन्ड चूर्ण एंड वटी। आयुर्वेदा चूर्ण और वटी नहीं है केवल, उसके बियॉन्ड लाइफस्टाइल भी है, उसके बियॉन्ड माइंड की बात भी करता है। ऐसे ही लोग कहते हैं सर वो आसन करवा दीजिए थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे। आसन से नहीं होगा, योगा बियॉन्ड मैट। समझिए तो योगा को, ये हमारी साइंस है, कोई समझ नहीं रहे हैं हम, और समझकर इनकी समझ लाकर इन्हें हमें लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, प्रैक्टिकल वे में, थ्योरेटिकल में नहीं। चलिए, आपने भी एक चीज अच्छी बोल दी डॉक्टर साहब, इसको समझ नहीं पा रहे हैं। लगभग 5000 वर्ष से पूर्व से आयुर्वेद चल रहा है। मैं मतलब एक दिन डॉक्टर दुबे जी से चर्चा ही कर रहा था कि आयुर्वेद तो तब से है जब हमने ऋग्वेद और अथर्ववेद को पढ़ना चालू किया था। अथर्ववेद में सबसे पहला उपवेद के नाम में आयुर्वेद आ गया था। इतना पुराना है, फिर भी आयुर्वेद को समझाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? थोड़ा सा डॉक्टर दुबे जी से भी जान लेते हैं कि साहब दुबे जी। जी सर। सर प्रथम मैं सर को बहुत अंतःकरण से बधाई दूंगा सर। आपने आयुर्वेद को ना समझा है, बल्कि बहुत अच्छे से आप इसको अपने चिकित्सा कर्म में भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों के, आम जनमानस के उन्मूलन के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं सर। ये बहुत आप बधाई के पात्र हैं सर। थैंक यू जी। और निश्चित तौर पर आयुर्वेद जो है, हमने जैसे बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, तो आयुर्वेद मुख्य रूप से समाज के मूल धारा से बिछड़ने का या दूर होने का कारण इसका हमारे प्रारंभिक शिक्षा स्थिति में नहीं होना है। अगर ये हमारे प्रारंभिक शिक्षण स्थिति में अगर इसका प्रादुर्भाव या आविर्भाव रह जाए तो बहुत अच्छी स्थिति से हमारे बच्चे या हम लोग इस स्थिति को बहुत अच्छे से शुरुआती दौर में समझ सकते हैं और हम इसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में ले आ सकते हैं और इसके विज्ञान के सहित प्रयोग में ले आ सकते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि आयुर्वेद चूर्ण या पाउडर से आगे बढ़ के है और बहुत हद तक चिकित्सीय परिप्रेक्ष्य में हम अगर आयुर्वेद की बात करें तो बहुत बड़ा विस्तार है इसमें चिकित्सीय दृष्टिकोण का भी। ज्यादातर चूंकि चर्चाएं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या यूं कहिए स्वास्थ्य संरक्षण के लेवल पे ही आयुर्वेद की रह जाती है, लेकिन अगर हम इसका चिकित्सीय दृष्टिकोण देखें तो वो भी बहुत व्यापक है। तो इस स्थिति से हम आयुर्वेद को अगर ले जाएं और आम लोगों को नियमित रूप से इसके बारे में शिक्षित करें, जो सर कर रहे हैं, तो शिक्षित करने से हमारा बहुत बड़ा कार्य आसान हो जाता है, क्योंकि जिस चीज का विज्ञान लोगों को पता रहता है उसको फिर अपनाना बहुत आसान हो जाता है।
ये सोना क्यों है, ये जागना क्यों है, इस भोजन को ऐसे क्यों लेना है, इस सारी स्थितियों को, जैसा कि सर बोल रहे थे, मैं बहुत गहराई से सुन रहा था कि एक आयुर्वेद में इसको श्रेय और प्रेय कहा गया। क्या चीज श्रेष्ठ है और क्या चीज प्रिय है, क्या चीज इच्छा है और क्या चीज ऐषणा है, इसको बहुत गहराई से आयुर्वेद में बताया गया। और मूल व्याधियों का एक कारण बताया गया। मूल व्याधियों के 3 ही कारण आयुर्वेद ने बताए हैं: अशात्म इंद्रियात संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। अर्थात जब हम अपनी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में असात्मता करते हैं, या तो ज्यादा ग्रहण करते हैं या कम ग्रहण करते हैं या विपरीत चीजों का ग्रहण करते हैं, तब ये मूल रोगों की उत्पत्ति का प्रथम कारण बताया गया। और आयुर्वेद तो कहता है सर कि लोभ, अविद्रोह और कोप, यही 3 कारण हैं जिससे कि हमारा स्वास्थ्य रोग की तरफ बढ़ता है। अगर लोभ, अविद्रोह और कोप, ये 3 भावनाओं पे हम नियंत्रण कर लें तो हम निरंतर स्वस्थ बन रह सकते हैं और कलयुग की 100 वर्ष की अपनी नियत आयु को आसानी से प्राप्त करें। डॉक्टर तो दुबे ये जी, एक आपने, मूल, डॉक्टर दुबे जी टोक दे रहा हूँ बीच में, आपने जी बात कह दी कि 2 प्रकार के भोजन हमारे यहाँ पे हैं, श्रेष्ठ और प्रिय। और साहब, जो प्रिय है हम उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। जी जी, तो आप ये थोड़ा सा श्रेष्ठ वाली बात भी बता दीजिए हमें। जी जी, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो भोजन का सिद्धांत है उसमें पोषण के साथ पाचन को बहुत महत्व दिया गया है। जो चीज पोषण वाली हो और साथ में लघु सुपाच्य हो के हमारे शरीर का भाग बन जाए, वही आयुर्वेद में श्रेष्ठ कही गई। तो इसके लिए बहुत सारे हितकर द्रव्यों की एक लिस्टिंग है, जैसे दालों में मूंग की दाल, चावल में लाल चावल, या नमक में सेंधा नमक, या इस तरीके से स्नेहों में घृत। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जिसको कि हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं या जानकारी में रख सकते हैं, और आम भारतीय इसको जानता भी है। बहुत सारे हमारे घरों में जो परंपरा की स्थिति में भोजन निर्माण की परंपरा रही है, जो रंधना विधि रही है, उसमें ये सारी चीजें नियम से प्रयोग में आती थी। कहीं ना कहीं अभी वो जो पारंपरिक ज्ञान का अभाव जो कमजोर होता गया, उसकी वजह से भी हम यहाँ पे अपने स्वास्थ्य संरक्षण में सफल नहीं रह पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हितकर द्रव्यों की स्थिति है जो भारत में। और दूसरा एक भोजन का सामान्य नियम आयुर्वेद कहता है कि, जैसा सर ने अभी बता दिया है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, सिर्फ एक बल देने के लिए इसको बोल रहा हूँ कि हमारे दिनचर्या के अनुसार भोजन होना चाहिए, ऋतुचर्या के अनुसार हमारा भोजन होना चाहिए, हमारे वय के अनुसार हमारा भोजन होना चाहिए, हमारे कर्म के अनुसार भोजन होना चाहिए। और देखने में ऐसा आता है कि हम कर्म, जो कि एक व्यक्ति, ये किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं है, इसको अन्यथा ना ले, लेकिन कर्म की स्थिति में भोजन कैसे बिगड़ा है कि एक तरफ तो हम एसी में बैठे हुए हैं और शिथिलता कारक कर्म कर रहे हैं, और हम जो भोजन लेते हैं उसमें काजू बादाम इत्यादि पोषण से भरे हुए अनाज लेते हैं, और हमारे कार्य क्षमता में हम कोई व्यायाम इत्यादि कार्य ऐसा नहीं करते हैं जिससे कि वो पचन को प्राप्त हो। तो ये देखा जाता है कि ऐसी स्थिति में जो लोग पोषण का बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लोडिंग अपने ऊपर कर रहे हैं, उनको जीवन शैली जन बीमारियां हो जा रही हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड या ओबेसिटी या तरह तरह के। और दूसरा एक वर्ग है जो कि खेतों में काम कर रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, खूब मेहनत करता है, और वहां पे जहां पे उसको अच्छे पोषकांश की जरूरत है तो वो क्या लेता है, भुने हुए अनाज, सूखे हुए अनाज, इस तरीके की भोजन लेता है, और वहां पे वो हीन पोषण का शिकार हो जाता है और उसको कुपोषण जन बीमारियां हो जाती है। तो ये जो मिसमैच है कि हमको पता ही नहीं कि हम कर्म कैसा कर रहे हैं तो भोजन कैसा करें। आज ये हो गया कि अगर हम सक्षम है तो हम अच्छा से अच्छा खाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। समाज में अपने अग्नि का ध्यान करके भोजन, जिसको आयुर्वेद कहता है कि अग्नि बल की अपेक्षा रखता है आहार और औषध दोनों। तो अगर हमें अपना अग्नि बल की स्थिति का ज्ञान होगा, जिसको कि हम बार बार कहते हैं कि उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगो सर्गो यथोचिता लघुता क्षुत पिपासा चाहे जीर्ण आहार से लक्षण, मतलब शरीर में उत्साह का भाव है, मल मूत्र इत्यादि अच्छे से प्रवृत्त हो गए हैं, और हम जो है क्षुधा पिपासा से युक्त हैं, भूख प्यास से युक्त हैं। तो ऐसी स्थिति में हम भोजन लेने के अधिकारी हैं, या अच्छे से आहार ग्रहण करने, अच्छा आहार मतलब 1/4 हिस्सा खाली छोड़ के ग्रहण करना है, 25% हमको हमेशा खाली रखना है। इस तरीके से अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। और रोगी स्थिति में तो हमें 33% कम भोजन ग्रहण करना चाहिए, 67% ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपकी, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर दुबे जी, जिसको मैं सुनना भी चाह रहा था कि भोजन करने का, हम तो जनरली स्वादिष्ट भोजन आ गया, प्रिय भोजन आ गया तो गले तक खाते हैं, पेट तो अलग की बात है। तो आपने एक बात अच्छी कर दी है कि लगभग 25% हिस्सा खाली छोड़ देना चाहिए। यहीं पे मन की आ गई। अब एक बात और है, मैंने कभी किसी किताब, नैतिक शिक्षा किताब की शायद स्कूल में पढ़ा था कि जैसा भोजन होता है वैसा ही शायद विचार भी आ जाते हैं। एक किसी महात्मा की कहानी थी, राजा के यहाँ जाते हैं और वो भोजन कर लेते हैं और विश्राम करने लगते हैं ब्राह्मण देवता। उसी समय उनकी निगाह एक मालाओं पे पड़ती है और वो चुपचाप उस माला को अपने
पॉकेट के अंदर डाल करके निकल जाते हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये माला मेरी निकली कहाँ से कहाँ चली गई। कुछ देर सर्च करवाने के बाद में जब वो पाचन हो जाता है, पूरा मल त्याग हो जाता है, तो ब्राह्मण देवता को ज्ञान आता है कि मैंने गलती कर दी। राजा के पास जाता है और बात करते हैं, तो बोले राजन कुछ भी भोजन जो मैंने आपके यहाँ खाया है वो जरूर जरूर किसी न किसी चोर का दिया होगा। और जब राजा उसकी तहकीकात करवाते हैं तो मालूम चलता है जी हाँ, जो गठरी आई थी उसमें एक चोर से जो वसूला गया था उस अन्न से भोजन इनको कराया गया था। एक ऐसी कहानी मैंने पढ़ी थी। तो ये एक विचार आहार का विचार से शायद संपर्क है। तो मैं अब डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के पास चल लूंगा इस विषय को लेते हुए। मेरा प्रश्न डॉक्टर गुप्ता जी ये आएगा कि आहार की बात हो गई, पाचन की बात हो गई, ये विचार जो आते हैं, किसी को अचानक क्रोध आने लगता है बहुत ज्यादा, वो कई बार अपने आप को कुछ भी नहीं हो, अकेला एकांत बैठता, डिप्रेशन भी होता है। अच्छा पहले दुबे जी पहले आप ही से ले लेते हैं, यह कैसे आता है, फिर इसका जवाब मैं होलिस्टिक में भी लूंगा। जी, चूंकि आपने एक अच्छी चर्चा रखी तो मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है, क्षमा चाहूंगा सर, अनिल सर। जी करण यस बोलिए। जी, ये अभी पांडे सर ने कहा कि भोजन का मन पे कैसे प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद कहता है कि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। अगर आहार शुद्ध होगा तो सत्व शुद्ध होगा। आहार का जो पचन है, भारतीय विज्ञान में आहार सिर्फ उदर के भरण के लिए या शरीर के पोषण के लिए नहीं लिया जाता। अगर आहार का सम्यक पाचन होता है तो इसकी एक क्रम है। अगर आहार का सम्यक पाचन होता है तो उससे हमारे धातुओं का पोषण होता है। धातुओं का जब पोषण होता है तो धातुओं के सार बनते हैं। जब धातुओं का सार बनता है तो उन सभी सारों से मिलकर सत्व सार बनता है। और वो जो सत्व होता है उसके अंदर मन, बुद्धि, अहंकार तीनों समाहित होता है। तो सही बुद्धि, सही अहंकार और सही मन कहाँ पे लगेगा और किन विषयों को ग्रहण करेगा, यहाँ आहार अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की गति जो गीता में बताई गई है वो यहाँ तक भारत का विज्ञान आहार को ले जाता है। इसलिए भारत में आहार के पचन की व्यवस्था तो सूक्ष्म शरीर के पोषण तक है। अर्थात जो सर कह रहे थे कि मनोवृत्तियां या जो कुछ भी मानसिक, जो इरिटेशन, जो क्रोध, जो अत्यधिक अवसाद, ये सारी स्थितियां आ रही वो आहार में छुपी हुई हैं। अगर आहार को ही सही कर दिया जाए तो जो आपकी बात है बिल्कुल कि वो जो महात्मा जी के साथ हुआ वैसी स्थितियां ही हम आम जनमानस में फैला सकते हैं, लोगों को सात्विक या सही आहार देकर। डॉक्टर गुप्ता जी, आहार, व्यवहार, विचार, विहार सब कुछ बिगाड़ दिया हमने, सब बिगड़ा हुआ है जी। केवल आहार ही नहीं, अगर मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो माइंड मूड एंड फूड, ये तीनों जुड़े हुए हैं। अगर आपका पेट डिस्टर्ब है तो आपका मूड डिस्टर्ब होता है। मेडिकल साइंस इसको इस तरीके से बोलता है। क्यों? क्योंकि वेगस नर्व जो होती है वो ब्रेन से स्टार्ट होकर पूरे जीआईटी को सप्लाई करती है। और जब आप अनहेल्दी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो आपके जो बैक्टीरिया हैं, गट बैक्टीरिया, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे आपका पेट डिस्टर्ब होता है। पेट डिस्टर्ब हुआ तो मूड डिस्टर्ब हुआ। ये तो मेडिकल की बात हुई। लेकिन जो एनर्जी मेडिसिन है वो बताता है कि जो हमारा जीआईटी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसके अंदर नर्वस टिश्यू है, यानी उसमें सोचने की क्षमता है। और जो चक्र होता है, कौन सा, सोलर प्लेक्सिस, मणिपुर चक्र, उसको छोटी आंख कहा गया है, उसमें देखने की क्षमता है। थर्ड आई, अलग आई है वो, एक आई थर्ड आई होता है। और दूसरा यहां से भी हम देखते हैं, गट फीलिंग बोलते हैं ना, फिर वो गट फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, डिसीजंस बहुत बार आप यहां से लेते हैं, यहां से नहीं लेते। यानी कहने का मतलब यही तो है, मैं तभी तो इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं कि बहुत सारी साइंसेस ऐसी हैं जिन्हें हमें जोड़कर हमें ह्यूमन बीइंग को समझना होगा। ह्यूमन बीइंग एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मेडिसिन, ह्यूमन बीइंग मेड अप ऑफ 5 लेयर्स। कौन सी 5 लेयर? फर्स्ट लेयर इज फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश। सेकेंड लेयर इज एनर्जी बॉडी, प्राणमय कोश। थर्ड लेयर इज मेंटल बॉडी, मनोमय कोश। फोर्थ लेयर इज विज्ञानमय कोश, विजडम बॉडी। एंड फिफ्थ इज द सोल, ब्लिस। लेकिन अभी तक हम केवल एक कोश की बात करते हैं, इसीलिए हम ह्यूमन बीइंग को नहीं समझ पाते। अब ये जो परेशानियां है मनोमय कोश में है, और अन्न अगर आपने गलत खाया तो मन भी खराब होगा, ये भी कनेक्टेड है। अगर इन सारी साइंसेस को समझना है, यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग को कंप्लीट समझना है और मेटाफिजिकल एस्पेक्ट को समझना है, तो क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी साइंस है जो साइंटिफिक वे में हमें ये समझाती है कि ह्यूमन बीइंग फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड बहुत सारा बायोफील्ड्स हैं, और इस बायोफील्ड में ये जो लेयर्स हैं एनर्जी की, ये हमारे मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स हैं। चाहे हम उसको बुद्धि कहें, चाहे उसे हम मन कहें, चित्त कहें, या चक्रास कहें, नाड़ियां कहें। तो ये सब जो बातें, नाड़ी, चक्रास,
मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये जो हमारे वेदों में कही गई हैं, ये साइंटिफिक हैं, फिलोसॉफिकल नहीं। ये बात आपको क्वांटम फिजिक्स प्रूव करता है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स हमारे चारों तरफ बायोफील्ड होते हैं और उसमें एनर्जी और इंफॉर्मेशन होती है, और आप उस एनर्जी और इंफॉर्मेशन से बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, डिजीज को ठीक कर सकते हैं, माइंड की साइकोलॉजिकल इश्यूज को ठीक कर सकते हैं। देखिए, कई बार साइकोलॉजिकल पेशेंट्स आते हैं, हम उनकी मेंटल काउंसलिंग नहीं करते और ना ही उन्हें कोई माइंड की मेडिसिन शुरू करते, लेकिन उनका जो सेकंड लेयर है एनर्जी बॉडी, उसके ऊपर काम कर देते हैं। जो चक्र होते हैं वो हमारे फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों को डैमेज करते हैं, दोनों को अफेक्ट करते हैं। अगर चक्र गड़बड़ है, आपका ऑरा डैमेज है, आपकी नाड़ियां ब्लॉक हैं, तो वो आपके फिजिकल बॉडी में डिजीज लेकर आएंगी और मेंटल लेयर में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेकर आएंगी। तो एनर्जी मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसको ठीक करना सिखाता है कि कैसे आप ऑरा को ठीक करें, कैसे अपने चक्रों को बैलेंस करें। ये बातें सारी फिलोसॉफिकल लगती थी, लेकिन अब साइंटिफिक वे में इन्हें टेक्नोलॉजी ने मान लिया है, और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप अपने चक्रों को देख सकते हैं, आप अपने माइंड के इमोशंस को समझ सकते हैं कि वो कहाँ इफेक्ट कर रहे हैं, कौन सी डिजीज कौन से इमोशन की वजह से, ये आपको दिखाया जा सकता है। और जब आपको ये नॉलेज मिलती है, फिर उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की कैसे आप अपने चक्रों को ठीक करें, कैसे आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करें। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि इंटीग्रेशन के हमें अंदर बहुत सारी साइंसेस को ऐड करना होगा। पहली साइंस है लाइफस्टाइल की साइंस, प्रिवेंशन की साइंस, जिसमें आयुर्वेद आता है। डिटॉक्सिफिकेशन की साइंस, जिसमें फिर अगेन से आयुर्वेद आता है, क्योंकि आयुर्वेद पंचकर्म डिटॉक्सिफिकेशन को हेल्प करता है। इसलिए हमने पॉजिटिव हेल्थ जोन में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को वन ऑफ द मेजर सिस्टम बनाया इंटीग्रेशन का। लेकिन केवल उतने से काम नहीं चलता, हमें ये चक्र विज्ञान को समझना होगा, क्योंकि ऑरा क्या है, चक्र क्या है, क्या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। सियोल यूनिवर्सिटी में ये प्रूव हो चुका है कि प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, ना वो ब्लड वेसल्स है, ना वो नर्वस सिस्टम है, ये एक नया सिस्टम है जिसके ऊपर रिसर्च जारी है, और इनका डायरेक्ट लिंकिंग हमारे नाड़ीज के साथ है, हमारे चक्रों के साथ में है। तो मैं ये सारी नॉलेज एक छोटे सेशन में नहीं दी जा सकती, लेकिन इस सेशन का मतलब ये है आपको अवेयर करना। ये सारी बातें फिलोसॉफिकल नहीं, प्रैक्टिकल हैं, साइंटिफिक हैं, लेकिन इसे समझना होगा और प्रैक्टिकल वे में इस नॉलेज को हमें डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करना है खुद के लिए, और अपने आने वाली पीढ़ियों को इसे समझाने की जरूरत है। तब हम एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल को प्रैक्टिकल वे में यूज कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है। और इतनी बड़ा जो ह्यूमन साइंस है, ह्यूमन को समझना मुश्किल ही है, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मानव अपने आप में ईश्वर के बाद दूसरा रूप है। क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी चीज है जो बुद्धि है, जो शायद किसी ईश्वर के पास ही थी। इसके बाद किसी भी जानवर के पास या किसी भी जो जीव है उसके पास में बुद्धि का इतना बड़ा भंडार नहीं है। इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन अभी अब चर्चाएं रहेंगी, एक प्रकार से ये हमारा सेशन इंट्रो सेशन ही है। आगे हम और भी विषय में आपके साथ में चर्चाएं करेंगे और भी चिकित्सा खाएंगे। लेकिन अभी आपने बातों बात में जब आप पूरे फिजिकल, इमोशन, मेंटल, विजडम और सोल की बात कर रहे थे, तो आपने एक शब्द उपयोग किया, ऑरा। हाँ, चलते फिरते में हम लोग जरूर ये बातें करते हैं और सुनते भी हैं कि उसका ऑरा यार इतना गजब का है। बट सर, थोड़ा सा यहाँ पे हम समझना चाहेंगे ऑरा है क्या चीज। ऑरा, हाँ, साइंटिफिक वे में समझे तो बायोफील्ड, आपके चारों तरफ एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि हर सेल, हर ऑर्गन का अपना एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और ब्रेन और बॉडी का अपना एक बायो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उसे ही हम ऑरा कहते हैं। जब आपका इंटरनल इन्वायरमेंट, बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट एकदम हेल्दी होगा, हार्मोनियस होगा, तो आपका बायोफील्ड भी अच्छा होगा। और इसीलिए कहा जाता था जो सन्यासी लोग होते हैं, जिनका माइंड शांत होता है, जिनका लाइफस्टाइल अच्छा होता है, बॉडी हेल्दी होती है, उनका ऑरा अच्छा होता है, तेजस्वी, ओजस, तेजस कहा जाता नहीं, ओजस्वी बालक है, तेजस्वी बालक है। मतलब ओजस मतलब उसका स्टेमिना अच्छा है, तेजस मतलब उसका माइंड अच्छा है। लेकिन अगर इसे हम एनर्जी मेडिसिन के हिसाब से भले कहें तो हम उसे कहते हैं कि इसका ऑरा अच्छा है। ऑरा एक वैदिक साइंस का नाम है, लेकिन अगर हम इसको एनर्जी मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो बायोफील्ड अच्छा है। और ये बायोफील्ड आपकी बॉडी से करीब करीब कुछ मिलीमीटर से लेकर 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट, 15 फीट तक रहता है। कई बार आपको एहसास होता है ना कि आप रूम में बैठे हैं, जैसे एक व्यक्ति ने एंटर किया तो उस पूरे रूम का माहौल गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो बायोफील्ड था उसमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी थी और उसने पूरे रूम की एनर्जी डिस्टर्ब कर दी। और कई बार उल्टा भी होता है, आप रूम में बैठे हुए हैं, सब लोग डाउन डाउन फील कर रहे थे, एक स्पीकर आया, एक पर्सन आया, उसने उस रूम को चहका दिया एकदम से, क्योंकि उसका बायोफील्ड जैसे एंटर हुआ तो पूरे रूम की एनर्जी चेंज हो गई।
अच्छा, ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं और लोग कहते हैं सर ये फिलोसॉफिकल बातें हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। मैं कहता हूं आप मेरे पॉजिटिव हेल्थ जोन आइए, हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं ऑरा चेकिंग की, और वो साइंटिफिक हैं। बायो इलेक्ट्रॉनिक फोटोनिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन फोटोनिक एमिशन के द्वारा क्रिलियन फोटोग्राफी का जो एडवांस वर्जन है, जीडीवी मशीन, जिसके द्वारा हम आपका ऑरा दिखा सकते हैं। और आप देख सकते हो कि ऑरा के अंदर में एनर्जी इंफॉर्मेशन है और बहुत सारी और इंफॉर्मेशन है जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, जो आपको फ्यूचर में ये भी बता सकती है कि आपका कौन सी डिजीज आने की संभावना है, कौन से ऑर्गन का एनर्जी लेवल कम हो गया है जो फ्यूचर में डिजीज लेकर आएगा। यानी इसे हम हेल्थ में भी यूज कर सकते हैं, एक अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, दूसरा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा जो आप अगर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाह रहे हैं कि मेरे चक्र अच्छे हैं तो मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे डेवलप करना चाह रहा हूं, उस लेवल पर भी जा सकते हैं अपने ऑरा को समझकर। डॉक्टर साहब ये तो ठीक है, लेकिन मुझे ये भी बताएं, जैसे अब आपने कहा कि कोई व्यक्ति आता है तो उसका ऑरा इतना अच्छा होता है कि सब लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, और कुछ आते हैं तो वो आपको भी निगेटिव कर देते हैं। ये पॉजिटिव और निगेटिव का ऑरा क्या चीज है? आपको दिखा दूं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा? सर ठीक है, तो बेटर है कि इसका आंसर थोड़ा सा और देख लेते हैं एक हम भी। हाँ, इसमें देखिए मैं आपको स्कैनिंग की रिपोर्ट्स दिखा रहा हूं जी, क्या होता है ऑरा और कैसे मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूं। आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन? पांडे जी स्क्रीन जी जी विजिबल? दिख रहे, विजुअल है सर, ये विजुअल है। देखिए, ये उस एक पर्सन का ऑरा है। क्या दिखाई दे रहा है? इसका ऑरा, इस पर्सन का ऑरा, फीमेल पेशेंट है, 49 जूल एनर्जी है। कितना होना चाहिए? 40 to 70। और इसके ऑरा में कहीं पर भी कट्स नहीं है, ये एक अच्छा ऑरा है। इसके बाद इसका स्ट्रेस लेवल 3.75 है, 3 तक होना चाहिए, 0.75 का स्ट्रेस है इसके पास। ओवरऑल एनर्जी ऑप्टिमम है। मैं आपको और एक ऑरा के साथ साथ एक चीज और दिखाना चाहूंगा, चक्र। क्या चक्रों को देखा जा सकता है? ये देखिए, जिन चक्रों की हम बात करते थे आज उसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, और ये पूरा साइंटिफिक है जी, कि एक एक चक्र की एनर्जी कितनी है और इनका अलाइनमेंट कितना है। सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, लेकिन ये डिस्टर्ब है थोड़े थोड़े, और इनका अलाइनमेंट 82% है। जो बहुत अच्छे व्यक्तित्व होते हैं उनका अलाइनमेंट मोर देन 95% से ज्यादा होता है। इसके अलावा एक एक चक्र की एनर्जी चेक की जा सकती है। नॉर्मल ऑप्टिमम एनर्जी होना चाहिए 4 to 6। अगर लेस देन 4 है तो हाइपो एनर्जी स्टेट है, मोर देन 6 है तो हाइपर एनर्जी स्टेट है। जैसे हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म होता है, इसी प्रकार से यहां पर ये डिजीज डिटेक्शन में मदद करता है, कौन सा चक्र अंडर एक्टिव है, कौन सा चक्र ओवर एक्टिव है। चाहे तो आप इसे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हिसाब से देख लें, और चाहे तो आप इसे अपने डिजीज मैनेजमेंट के हिसाब से देख लें। अब मैं आपको कुछ खराब ऑरा भी दिखाना चाहूंगा। जी बिल्कुल, रुकिए। देख पा रहे हैं आप? जी सर बिल्कुल। ये देखिए आप, एक पर्सन का, एक मिनट में से जूम कर रहा हूं। ये देखिए, ये है स्ट्रेस पर्सन का ऑरा, पूरा खाली हो गया है, बीच बीच में गैप आ गए हैं, और ये आने वाले समय में बहुत सारी डिजीज लेकर आएंगे। ये एक हेल्दी पर्सन का ऑरा। शायद आपको समझ में आया। और दिखाना चाहूंगा कुछ। बिल्कुल, एक तरफ फिल अप है, इसमें कुछ कुछ जगहों पे गैपिंग है। ये देखिएगा एक और, ये देखिए, अगर आप अपनी हीलिंग करते हैं मेडिटेशन साइंस से, तो कैसे बिफोर हीलिंग आपका ऑरा कैसे था, और 2 सेशन हीलिंग के लेने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद आपके ऑरा में क्या चेंजेस आते हैं। एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको, ये चक्र, चक्र कैसे अलाइन होते हैं। ये देखिए, अनहेल्दी पर्सन, इसका ऑरा डिस्टर्ब है। हेल्दी पर्सन, अनहेल्दी पर्सन के चक्र देखिए, वोल्टेज पॉइंट्स छोटे छोटे हैं और मिस अलाइन है। हेल्दी पर्सन सेंट्रलाइज्ड हैं, बैलेंस्ड हैं। तो इस प्रकार से जो हम बातें केवल करते थे, ऑरा की बातें, चक्रों की बातें, आज वो बातें नहीं है, वो साइंस है। इस साइंस को समझने की जरूरत है,
और दुर्भाग्यवश मुझे ये कहना पड़ेगा कि इस सारी साइंसेस को हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड समझ रहा है, वो उसे टेक्नोलॉजी में लाकर अपनी लाइफ को अच्छा बना रहा है और टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेकर आ रहा है। जैसे जिस कैमरे की मैं बात कर रहा हूं वो कैरिलियन फोटोग्राफी का एडवांस वर्जन है, रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन कोरोटोकोव वो लेकर आए। इसी प्रकार से वात पित्त कफ जिसकी हम बात करते थे, क्या वो मशीन मेजर कर सकती है? यस, हमारे पास वो मशीन है, जीडी वेदा पल्स। और दुर्भाग्यवश ये भी इंडियन नहीं है, जर्मन साइंटिस्ट ने बनाया। यानी समझिए वो हमारी साइंसेस में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसे टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके उसे साइंटिफिक वे में समझा रहे हैं। और एक हम हैं जहां हमें पता है कि हमारे पास इतना सारा खजाना है, लेकिन हमें तो चाहिए गोलियां, टेबलेट और सर्जरी। और जब हमको कैंसर हो जाता है फिर हम रशिया भागते हैं, अमेरिका भागते हैं कि इसका इलाज हो जाए। और वो लोग यहाँ पर आते हैं इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर को समझने के लिए, हमारी योग, मेडिटेशन, ध्यान, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ की साइंस को समझने के लिए, मन को कंट्रोल करने की साइंस को समझने के लिए। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें अपनी साइंसेस को समझना है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात है, समय भी हो गया है, पर चलते चलते मैं अपनी एक जिज्ञासा आपसे और शांत करना चाहूंगा। जिस तरह से लाइफ स्टाइल बदली है, लोगों का जीवन शैली बदल गई, खान पीन बदल गया, रहन सहन बदल गया, लोग न्यूक्लियर होते चले गए। हमारी जो एक फैमिली, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, अब वह सीमित हो गई है मियाँ बीवी और बच्चे के बीच में। हम फ्लैट में आ गए साहब, अड़ोसी पड़ोसी से बात करना खत्म हो गया, जो चौपाल थी अब वो टीवी में लगने लगी है। तो ये जो सारी चीजें आ गई, कहीं ना कहीं अंदर में चिड़चिड़ापन को पैदा करता है, और जो फैमिलियर लाइफ हमारी थी, जो हमारे रिलेशन थे, कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हुए हैं। क्या इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच में जो आप ट्रीटमेंट करने की बात कर रहे हैं, या इसमें क्या फैमिली लाइफ को या पर्सनल जो रिलेशन है इसको मजबूत बनाने का भी कोई तरीका है क्या? तो सबसे बड़ी बात, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है डिजीज का। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर में हमने इस विषय पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि जो आजकल का लाइफस्टाइल है और जो आजकल का माहौल है जिसमें स्ट्रेस ज्यादा है, और रिलेशनशिप जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है। पहले क्या होता था, रिलेशनशिप आपको मेंटली सुकून देते थे, आपका फैमिली आपको बैकअप देता था। आजकल वही फैमिली, वही रिलेशनशिप जंजाल का विषय बन गया और इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं, और वहां से डिजीज पैदा होती है। तो जब पर्सन्स हमारे पास आते हैं तो हम उनके इस एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। इनफैक्ट खुल के बात की जाती है कि आप बताइए आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज तो नहीं है, बच्चों को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर, खुद को लेकर, पड़ोसियों को लेकर, या फिर उनके मेंटल इश्यूज कहाँ हैं। हो सकता है कि वो किसी सबके साथ ठीक है लेकिन अपने से ही परेशान है वो। तो इन विषयों को समझकर उनके पर्सनल काउंसलिंग सेशन लिए जाते हैं, और जो साइंसेज हैं, माइंड की साइंस, बिहेवियर की साइंस, रिलेशनशिप की साइंस, उन साइंसेज से उन्हें अवगत कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात, रिलेशनशिप हीलिंग को भी लिया जाता है। हस्बैंड वाइफ की अगर रिलेशनशिप खराब है, उन दोनों को बुलाया जाता है, वहां पर हीलिंग करवाई जाती है, चक्र हीलिंग। और हीलिंग के द्वारा उनके रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं। कई बार हम मेंटली ठीक नहीं कर पाते, काउंसलिंग के द्वारा ठीक नहीं होता, लेकिन जब हम रिलेशनशिप को हील करने की बात करते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स, क्योंकि 7 डायमेंशन का पार्ट है, इसलिए हमने इमोशंस, रिलेशनशिप को भी इसका एक मेजर पार्ट रखा है। और अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं इन चीजों के लिए। जी, तो डॉक्टर अनिल जी, आज का एक बहुत अच्छा सेशन हुआ है, और हमने कई मुद्दों पे आपसे बात करने का प्रयास किया, और आपके जो जवाब रहे बहुत ही साइंटिफिक वे में आपने उनको देने की किया। डॉक्टर दुबे जी भी यहाँ पे मौजूद रहे, जो कि आयुर्वेद के भी ज्ञाता हैं, और अच्छी बात है कि आपने जयपुर जैसे अच्छी संस्था से डिग्री लेने के बाद में आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनके साथ भी हमने आयुर्वेद को और आहार और विचार को भी समझने का प्रयास किया है। पर एक बात मेरे पास में जरूर आ जाती है डॉक्टर, आप एलोपैथी आयुर्वेद की ओर चले हैं, और निश्चित रूप से आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का भी, और निश्चित रूप से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद अभी भी पिछड़ा हुआ है। जहां पर विश्वसनीयता की बात आती है, डॉक्टर साहब आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि लोग जब आप उनको काउंसलिंग करने बैठते हैं तो सबसे पहले उनको ये लगता है कोई दवाई ववाई दे दो, कोई गोली दे दो यार, तो ठीक हो जाएंगे। बाकी तो मैं इन चीजों को लोग जितनी भी बातें हुई अभी डॉक्टर अनिल जी के साथ में, डॉक्टर विवेक दुबे जी, आयुर्वेद का फ्यूचर अब कैसा हो सकता है, एक आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में मैं आपसे जानना चाहूंगा। साइंटिफिक वे में भी बातें करने का समय आ चुका है, शायद कुछ जगहों पे हम यहीं पे अटके हुए थे। जी सर, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। बहुत सारी चीजों में समयानुरूप परिवर्तन के साथ बहुत सारी स्थितियां बदल रही हैं,
आयुर्वेद में बहुत सारे चीजों का बदलाव हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे व्यवसाय या हमारे कार्य बदल गए हैं, तो उसके वजह से हमारे रोगों की स्थितियां भी बदल गई है। तो इस तरीके से रिसर्च में भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और आयुर्वेद उसको अपने साथ जोड़ भी रहा है, अपना भी रहा है। तरह तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट आयुर्वेद के साथ बने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड सिद्धा CCRS बना। अभी रीजनल लेवल पे भी इसके जगह जगह पे संस्थाएं हैं। इसी तरीके से फार्मको विजिलेंस, जो कि आयुर्वेद की दवाओं को किस तरीके से देखा जाए, उनके साइड इफेक्ट्स या उनके जो एडल्ट्रेशन है उनको कैसे कम किया जाए, इन सब चीजों के ऊपर भी एक नियंत्रण का कानून आया। तो इस तरीके से आयुर्वेद में भी बहुत सारे परिवर्तन समय के अनुसार हैं। निश्चित तौर पे और होने चाहिए, इतने होने चाहिए कि आम लोगों तक ये मुख्य विज्ञान के रूप जिन डॉक्टर दुबे जी, आप कि वो इसको अपने जीवन या अपने स्वस्थ रहने का प्रमुख हिस्सा बना सके। कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है डॉक्टर दुबे जी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। और चूंकि अब घड़ी हमें इशारा कर रही है आज की चौपाल को यहाँ पे रोकने के लिए, लाइफ कैंपस से चौपाल जारी था और आगे आने वाले समय में हम डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के साथ में होलिस्टिक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर के ऊपर में और भी चर्चाएं करेंगे, कुछ बीमारियों को लेकर की भी चर्चाएं करेंगे आने वाले समय में। और खास बात आती है जो रिलेशन की है, और जो डॉक्टर साहब ने एक बात कही जिसको हम और जानना चाहेंगे, वो है ऑरा। ऑरा के ऊपर में डॉक्टर साहब मेरे पास में बहुत सारे अभी जिज्ञासाएं मेरे दिमाग में आ रही हैं, लेकिन समय मुझे परमिशन नहीं दे रहा है आपसे चर्चा कर पाने के लिए। तो मैं आगे आपका समय इस मंच पे और चाहूंगा ताकि हम ऑरा के ऊपर में चर्चा कर सकेंगे और अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे बेहतर कर सकेंगे आचार विचार के साथ में और खान पान के साथ में, क्योंकि आज आप दोनों चिकित्सक यहाँ बैठ करके सबसे महत्वपूर्ण जो बातें कही वो कहीं ना कहीं खान पान और निद्रा को लेकर के बात को कही है। इन तमाम विषयों पे हम आगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे। यह प्रोग्राम फेसबुक लाइव पे लगातार जारी रहता है। प्रोग्राम आपका फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं। यदि किसी भी प्रकार की जिज्ञासाएं आपके मन में है, डिस्प्ले पे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी का नंबर मौजूद है, आप वहां पे उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। या किसी को कोई और जानकारी लेनी है तो चौपाल में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, और साथ साथ में फेसबुक पे आप अपने प्रश्नों को, अपने कमेंट्स को जरूर भेजिए ताकि हम आने वाले समय पे आपके प्रश्नों के साथ में चौपाल और लाइफ कैंपस के साथ मिलकर के एक बढ़िया प्रोग्राम आपके पास ला सके ताकि आप अपने लाइफ स्टाइल में सुधार सके। जैसा कि डॉक्टर अनिल गुप्ता जी कहते हैं कि अब जिंदगी में स्टाइल भर रह गई है, लाइफ तो खत्म हो गई है। हम अपनी जिंदगी में लाइफ और स्टाइल दोनों को कैसे बचा के रखें, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के साथ में हम अगले प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे और जरूर जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने इस प्रोग्राम में स्थिरता बना रखी, बहुत से लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा, बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का आभार। जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े, मैंने बहुत से लोगों का नाम नहीं ले पाया। डॉक्टर रुपेंद्र जुड़े थे, डॉक्टर साहब M केलानी जी भी यहाँ पे थे, मेरे ख्याल से अगर पहचान पा रहा हूँ तो डॉक्टर मनोज चेलानी जी ही थे। तो मैंने बहुत से लोगों का समय अभाव के चक्कर में परिचय नहीं करा यहाँ पे और नाम नहीं ले पाया, उनसे क्षमा चाहता हूँ। और विशेष तौर पे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी को और डॉक्टर विवेक दुबे जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस तरह के प्रोग्राम किए। पांडे जी, एक चीज और कहना चाहूंगा लास्ट में जाते जाते जी, कि जो आपने ये जो चौपाल प्रोग्राम शुरू किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने खुद ही कहा कि बहुत सारी लाइफ के जो स्ट्रेस था, बहुत सारी जो समस्याएं थी, उनका समाधान चौपाल में हो जाता था पहले, इसीलिए बीमारियां कम होती थी। जी पांडे जी, आपने इस बात को समझा कि आज भी चौपाल की जरूरत है। वो फॉर्मेलिटी वाले प्रोग्राम तो बहुत सारे हो गए, फॉर्मेलिटी नहीं, हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ आत्मीयता से जुड़ के, जैसे आपने आज बात की, जैसे डॉक्टर दुबे जी ने बात की, चौपाल आज के डेट में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही चौपाल पे जो आप प्रोग्राम लाते हैं, मैं पहले भी आपके साथ 2-3 बार जुड़ा, आपका जो बोलने का तरीका है और जो दिल से बात आप बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं तो उसमें इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर में एक ये थेरेपी का नाम है। अगर मैं कहूं आप अपने आप में एक थेरेपिस्ट हैं, अपने आप में एक डॉक्टर हैं, तो आधी प्रॉब्लम आप बातों से ही ठीक कर देते हैं। तो चौपाल को ऐसे जारी रखें ताकि बहुत सारी चीजें, दिल की बातें दिल तक पहुंच सके। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आपका मेरी प्रशंसा के लिए। धन्यवाद सर। डॉक्टर दुबे जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर, सभी को नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत।